कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं जब हम कभी क्रॉप बोते हैं। जैसे फसल बोई जाती है तो उसके आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स निकल जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो उस प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। और उनको निकालना जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस निकालने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग क्यों ज़रूरी है करना? क्योंकि जो पानी आप क्रॉप्स में डालते हो, जो सनलाइट क्रॉप को मिल रही है, वो बट जाती है। जैसे आपके घर में 2-3 लोग हों और मैगी बन जाए तो आपको वो बांटनी पड़ जाती है। अगर आप एक ही इंसान हो तो वो आप खुद ही खाओगे तो तंदुरुस्त आप ज़्यादा होगे, मोटे आप ज़्यादा होगे, लेकिन बांट के खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे। तो यहाँ पे कहानी ये कहती है कि जो न्यूट्रिएंट है वो बट जाता है उन चीज़ों में जो इनको नहीं देना चाहिए। जैसे घास को अगर न्यूट्रिएंट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे तो कोई काम की चीज़ है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट उसी को मिले जिससे हमें चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि हमें प्लांट जो हमने क्रॉप्स लगाए हुए हैं उसमें हमें न्यूट्रिएंट डालना है। हमारी जो खाद पड़ी है, सनलाइट मिल रही है, पानी डाल रहे हैं, तो वो उसकी परवरिश के लिए डाल रहे हैं जो हमें मिलने वाला है। तो इसलिए घास से कुछ नहीं मिलने वाला, वो हमें कुछ नहीं दे रही है, सो वो बेफालतू जा रहा है न्यूट्रिएंट उसके ऊपर। तो इसीलिए हमें उसे निकालना ज़रूरी है। और अगर नहीं निकालेंगे तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर जब वो निकल के आएगी और वो मिल जाएगी तो वो काफ़ी पॉइजनस भी हो सकती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है उसे कि हम उसे समय समय पे निकालते जाएं। अब बात ये आती है कि जो फार्मर्स हैं वो कैसे निकालते हैं वीड्स को। आप खुद सोचिए, अगर आपके गार्डन में ऐसी घास निकल जाती है तो आप कैसे निकालते हैं? तो आप उसे खुरपी से निकालते होंगे, जो कि बहुत ही कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। लेकिन अगर हम बात करें फार्मर्स की, तो फार्मर्स और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि जब वो बीज बोते हैं तो उससे पहले ही वो टिलिंग अच्छे से करते हैं। टिलिंग मतलब कि जैसे पानी डाल के और उस पर जो हमारी सॉइल होती है पानी डाल के उसको लेवल पे लाते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो वीड्स होते हैं ना वो अपने आप ही मर जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी बचता नहीं है कि कुछ भी बेकार चीज़ उगे। ठीक है। और सबसे अच्छा टाइम जो वीड्स को निकालने का होता है वो ये होता है कि जब उनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स, जो फ्लावर्स हैं वो जब वो बनाना शुरू कर देते हैं उससे पहले ही निकाल दो, क्योंकि उससे पहले ही निकाल देना काफ़ी अच्छा टाइम माना जाता है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वीड्स को किस तरह निकालना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग खुरपी यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे लोग सीड ड्रिल यूज़ करते हैं जिससे आप अपने वीड्स को निकाल सकें। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें केमिकल भी डाल के उसको मार सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसे स्प्रेज डाल सकते हैं या डलवा सकते हैं अपनी फील्ड में, जिससे कि जो वीड्स हैं वो मर जाएं। तो ऐसे केमिकल्स को हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, जिससे कि हम अपने जो खेत के वीड्स हैं उनको हटा पाएँ, वो अपने आप ही मर जाएं, अपने आप ही वो हट जाएं। तो अब हमें क्या करना होता है, जब हम कभी भी ये दवाई छिड़कवाते हैं अपने क्रॉप्स पे, तो वो डैमेज नहीं करता क्रॉप को, वो सिर्फ वीडीसाइड्स को मारता है। तो आपको क्या करना होता है, जो बंदा छिड़क रहा होता है, आपने देखा होगा ऐसे पीठ पे कुछ लाद के वो आता है और वो स्प्रे करता है वीडीसाइड्स पर। तो उसमें क्या होता है कि वो उसे डाइल्यूट करता है, मतलब कि जो भी वो केमिकल है उसमें वो पानी डालता है, तब जाके वो उसे स्प्रे करता है। तो ये चीज़ सही है स्प्रे करना, लेकिन तब स्प्रे करना चाहिए जब उसमें फूल और बीज ना आया हो। तो काफ़ी सही है उसको ख़त्म कर देना। अगर वो स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएगा तो बाद में सवाल ही नहीं उठता। अगर बहुत देर हो जाती है तो उसे ख़त्म करना मुश्किल है। तो इसलिए जब उसमें फूल आए ना आए, पहले उससे पहले ही कर दो ये सब काम जो वीडीसाइड्स है। देखो, और जो वीडीसाइड होता है ना केमिकल है भाई, तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है किसी की हेल्थ को, किसी फार्मर की हेल्थ को, जो छिड़क रहा है उसकी हेल्थ को। तो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी ये छिड़काव करा जाए तो अपना नाक और मुंह बंद कर लिया जाए, मतलब कि एक प्लेन क्लॉथ से अपना मुंह ढक लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका है वीडीसाइड्स के इफ़ेक्ट से बचने के लिए, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
क्रॉप की हार्वेस्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो पक के तैयार हो गए हैं। अब समय आ गया है कि उनको यूज़ किया जाए, उनको बेचा जाए और उनसे पैसे कमाए जाएं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जो क्रॉप्स होते हैं वो 3 से 4 मंथ्स तक टाइम लेते हैं मैच्योर होने के लिए, पकने के लिए। एंड देन जो क्रॉप्स हैं उन्हें काटा जाता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। चाहे वो मशीनरी से काटा जाता हो, चाहे वो हाथ से काटा जाता हो, वो बिल्कुल जहाँ से ग्राउंड से बिल्कुल उनको काटा जाता है। जैसे कि आप मशीन में देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे से मशीन लगाई गई है जिसमें कि ये पूरा इकट्ठा उठते हुए चले आएँ। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग की जाती है। अब हम जो हार्वेस्टिंग है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो हम मैनुअली हैंड से कर सकते हैं, जैसे कई लोग जिनके छोटे फार्म्स होते हैं, जिनका छोटा ये खेती बाड़ी है, तो वो सिकल से करते हैं। और जो लोग के बहुत बड़े बड़े ऐसे खेत हैं वो करते हैं मशीन से। ठीक है, तो ऐसी हार्वेस्टर मशीन होती है जो हेल्प करती है सारे धान को इकट्ठा निकालने में, जो कि टाइम बचाती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अब हम देख लेते हैं कि क्या सीन रहता है सीरियल क्रॉप के साथ। सीरियल क्रॉप वही जो घास वाले फैमिली क्रॉप होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे हमारा गेहूँ है, वो ऐसे उसमें इस ग्रास फैमिली का पार्ट है, इसमें से निकाला जाता है गेहूं की बाली में से, तब जाके गेहूं हमें मिल पाता है। तो इसको सेपरेट करने का प्रोसेस होता है, जो हमें करना पड़ता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ऐसे इस पे पीटते थे, तो जाके जो इसमें गेहूं की बालियां, जो गेहूं होता है ना वो अलग हो जाता है इससे। ऐसे ऐसे पीट पीट के इस ड्रम पे मारते थे, तब जाके जो ये जो चाफ है वो अलग हो जाता है सीड से, जो कि गेहूं है जो उसके अंदर बसा हुआ है। तो इस तरीके से लोग किया करते थे। लेकिन अब आजकल मशीन्स आ गई हैं अच्छी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से उसने धान जो है वो अभी अंदर इसमें मशीन में डाल रहा है, देखिए। और उसके बाद क्या होगा कि वो जो धान है वो गेहूँ जो अलग हो जाएगा और जो बाकी बचा जो ग्रास है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसी मशीन्स अब आ गई हैं, लोगों को इतने हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। पहले के टाइम पे लोग विनोइंग करते थे, जैसे देखो यहाँ पे झाड़ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि जो हवा चलती है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ये ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। जो लाइट पार्टिकल्स होता है वो उड़ जाता है, और जो हैवी होता है जैसे कि गेहूँ वो नीचे गिरता है। तो इस टाइप से भी लोग पहले सेपरेट करते थे ग्रेन को चाफ से विनोइंग के थ्रू। लेकिन ये बहुत ही स्मॉल जो पैमाने पे किया जाता है काम, उसमें पॉसिबल है। अदरवाइज़ बड़े पैमाने पे ये करना काफ़ी ज़्यादा टफ काम है। अब भाई हार्वेस्टिंग तो हो गई, निकल के भी आ गया गेहूँ बहुत सारा, कटाई छटाई भी हो गई और सेपरेशन भी हो गया, थ्रेशिंग हो गई, सब हो गया। अब बात आती है कि भाई इसे स्टोर भी तो करना है, इतने बड़े पैमाने पे हमने खेती की है और इसको हमें स्टोर करना है। तो स्टोर किया कहाँ जाएगा? सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क अब ये भी है कि हमें स्टोर करना है जो हमने ग्रेन्स हार्वेस्ट किए हैं, और उन्हें सही सलामत स्टोर करना है, वही बचाते हुए इंसेक्ट से, रैट से। क्योंकि कभी कभार गोदाम में चूहे और इतने कुछ होते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या किया जाए कि जो ये जो ग्रेन्स हैं वो सही सलामत स्टोर्ड रहें काफ़ी लंबे समय तक। तो पहली बात तो ये है ना कि जब ये ग्रेन्स को हम हार्वेस्ट करते हैं ना, तो इनके अंदर बड़ा मॉइस्चर होता है। तो ज़रूरी है कि पहले इन ग्रेन्स को हम धूप में सुखा लें अच्छे से। अगर धूप में अच्छे से सुखा लिया जाएगा तो इसमें से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। तो इसमें फिर कोई भी टाइप का जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अटैक नहीं कर सकता और ये सड़ नहीं सकता, जैसे बदबू टाइप का करेगा नहीं ये। तो इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्राई नहीं किया तो इसमें ये इंसेक्ट और बैक्टीरिया सब लग जाएगा और फंगस भी लग सकता है। तो अब दूसरी बात आती है, आपने सुखा भी लिया, चलो उसके बाद अब कहाँ स्टोर किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि कहाँ रखा जाए। बहुत लोग क्या करते हैं इसे मतलब जूट बैग्स में, जो कि हमारे ये जो बोरियां होती हैं उसमें भरते हैं। कई बहुत बड़े बड़े मेटालिक बिन्स बने हैं, क्योंकि भाई चूहे ना जा पाएँ उसमें, बोरी काट सकते हैं चूहे।
तो मेटालिक बिन्स टाइप की खूब बड़ी बड़ी बना रखी हैं, जिसके अंदर आप भरते जाओ, चूहा उसके अंदर आएगा नहीं और ना ही चूहा बिन को काट पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ है उन्होंने मेटालिक बिन्स बना रखी हैं। और अगर जिसने लार्ज पैमाने पे स्टोर करना है, उसने उसको सिलॉस एक नाम की चीज़ होती है जो खूब बड़ी बड़ी बनी होती है। और ग्रेनरीज जहाँ पे ग्रेन्स रखा जाता है, आप इमेज में देख पा रहे थे, बड़े बड़े वो बने होते हैं, जैसे जिसको हम गोडाउन्स भी कह सकते हैं, इस टाइप के वहाँ रखा जाता है, जिससे कि हम चूहे और इंसेक्ट से बचा सकें। अब जैसे आप खुद जानते होंगे, आपके घर में भी कहीं ना कहीं गेहूँ स्टोर्ड रहता होगा, अगर आप गेहूँ का पिसा आटा खाते हैं तो उसमें अगर अगर आपको गेहूँ को बचाना है किसी घुन से या फिर कोई भी इंसेक्ट को लगने से, तो उसमें सूखी नीम की पत्तियाँ डालने का एक प्रचलन है, जो हमारी बुक में मेंशन्ड है कि अगर हम वो डाल देंगे तो हमारे जो ग्रेन्स हैं वो बचे रहेंगे इंसेक्ट से। तो इस कारण से हम लार्ज क्वांटिटीज़ में जो ग्रेन्स हैं, जो गेहूँ है, धान है, वॉट एवर द स्टफ जो हो के आया है, जो सीरियल क्रॉप है हमारा, वो हम गोडाउन्स में स्टोर करते हैं। और गोडाउन्स की बात अलग है, घर में हम इसमें नीम की पत्तियां डाल सकते हैं, पर गोडाउन्स में बहुत लार्ज पैमाने पे गेहूं होता है, तो वहाँ पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं जिसमें कि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अटैक ना कर पाएँ। तो ये था हमारा स्टोरेज पार्ट। अब बात कर लेते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स की। जैसे कि प्लांट्स हमें खाना देते हैं, वैसे ही एनिमल्स से भी खाना मिलता है। तो वो कैसे है? जो लोग कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं, समुद्री एरियाज़ के पास रहते हैं, वहाँ मछलियाँ एक बहुत सोर्स ऑफ फूड है। जैसे कि लोग मछलियाँ वहाँ से खाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हमें प्लांट्स में इतना प्रोसेस करना पड़ता है, आपने इस चैप्टर में पूरा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि कैसे खेती बाड़ी होती है, वैसे ही एनिमल्स के साथ भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। एनिमल्स को भी कहीं रखा जाता है, उनको उनके साथ भी काफ़ी सिस्टम चलता है, तो उस सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपने भी प्लांट्स में देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि हम बीज को सेलेक्ट करते हैं, फिर बोते हैं। उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं इनका भी पालन किया जाता है, इनको भी पाला जाता है, चाहे वो घर में पाला जाए, चाहे वो फार्म्स में पाला जाए। और इनको प्रॉपर शेल्टर दी जाती है, रहने की जगह दी जाती है, इनकी केयर की जाती है, इनको खाना पीना खिलाया जाता है। उसके बाद बहुत लार्ज पैमाने पे इनके साथ ये सब चीज़ें जो की जाती हैं, इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री।